Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. Friends, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से चैप्टर 2 दैट इज पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। एज दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So now we are going to do the summarized study in very simple and easy explanation in both the languages as a very important topic. So must watch the video very carefully and completely. Now let's continue this video and know about which are the key points of the topic. So in the part 2, first we will learn about the quality of population. जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है and which are the key factors that plays an important role in that. The role of education and role of health. Education and health both are the major factors that determine the quality of the population. Also we will learn about the unemployment, बेरोजगारी, how it can be a hindrance, किस तरह ये बाधा है जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार के लिए, and in India which are the forms of unemployment are seen. तो ये सभी टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या की गुणवत्ता। सो यस, द टू मेजर फैक्टर्स ऑन विच इट्स लार्जली डिपेंड्स द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन। So, health status and literacy rate, साक्षरता दर and स्वास्थ्य जो है, these two are the major factors which are indicated by life expectancy and skill formation. Life expectancy जीवन प्रत्याशा and skill formation कौशल निर्माण के द्वारा ये दोनों ही जो महत्वपूर्ण कारक हैं साक्षरता दर और स्वास्थ्य निर्धारित किए जाते हैं, which are required by the people of a country. So, it ultimately decides the growth rate of the country. जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार करके through the education and improving the health condition क्या होता है, which results in the growth rate of country. इससे क्या होता है, देश की growth rate बढ़ती है and a literate and healthy population is an asset. और इससे ये भी पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है, कैसी पॉपुलेशन, लिटरेट और हेल्दी, वो क्या है, एक संपत्ति के समान है, नॉट अ लायबिलिटी। एंड अगर हम बात करें साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट क्या है, तो जान लेंगे यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एज ग्रुप दैट कैन रीड एंड राइट कैन बी सेड एज अ लिटरेसी रेट और कैन बी मेजर्ड एज अ लिटरेसी रेट। तो साक्षरता दर मापने का ये एक तरीका है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जान लेंगे द नंबर ऑफ इयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, कि एक व्यक्ति औसतन किस उम्र तक जी सकता है, तो उसे हम कहेंगे जीवन प्रत्याशा। ऐसे ही साक्षरता दर कि पॉपुलेशन का इन अ पर्टिकुलर गिवन एज ग्रुप कितने ऐसे लोग हैं परसेंटेज में या प्रतिशत रूप में कि जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लिटरेट कहलाते हैं, ठीक है, उससे हम लिटरेसी रेट को मेजर करते हैं। तो इस तरह से दोनों काफी इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट दैट हाउ इंपॉर्टेंट द एजुकेशन इज, हाउ इट इज कॉल्ड एज द की फैक्टर for improving the quality of population. Let's know that education contributes to the growth of society and enhance the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance. तो education क्या है, हम क्या कहते हैं, education एक प्रक्रिया है, it is a process of learning for acquisition of knowledge, ज्ञान अर्जित करने की या कुछ सीखने की एक प्रक्रिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी किस पर डिपेंड करती है, एजुकेशन पर ही। कैसे, देख लेंगे। तो हम देखते हैं कि जब कोई पर्सन है जो एजुकेटेड होता है तो उसकी वजह से उसकी फैमिली भी एजुकेटेड होती है,
जिससे सोसाइटी भी एजुकेटेड होती है और इस तरह कंट्री का लिटरेसी रेट जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, कुछ रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इन्हेंसमेंट ऑफ नेशनल इनकम, देश की जो आय है उसमें बढ़ोतरी होती है, एंड कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द इफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो। इससे क्या होता है कि जो लाइबिलिटी है, जैसे हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड लोग लाइबिलिटी होते हैं, तो एजुकेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट में सुधार होता है, जिसकी वजह से जो लाइबिलिटी है देश की वो कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो एजुकेशन क्या करता है, अगर हम एजुकेशन को सुधारना चाहते हैं, इस फैक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कौन से मेजर्स हैं जो हमें लेने होंगे या ले चुके हैं। तो देश में सर्व शिक्षा अभियान 2010 में यह प्रोग्राम चलाया गया था और इसका क्या एम है देख लेंगे। इट प्रोवाइड्स द एलिमेंट्री एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 उम्र साल के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, इसका यह उद्देश्य है। और साथ ही मिड डे मील भी चलाया गया है, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना। इसमें क्या होता है, एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं इसके थ्रू, इस स्कीम का यही एम था कि जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर अटेंडेंस को, उपस्थिति को और बच्चों के रिटेंशन को, ध्यान को बढ़ाना, सुधारना और इम्प्रूव करना, साथ ही साथ उनके हेल्थ स्टेटस को, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को, ठीक है, उनको कुपोषित होने से बचाना। साथ ही कुछ अदर प्रोग्राम्स भी लिए गए या एक्शन प्लान लिए गए, जैसे कि 12th 5-year प्लान में, पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी एंड अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन एटसेट्रा। तो कई तरह तरह से अलग अलग स्तर पर शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित किया गया और उसके जो रूपांतरण किया गया, उनको मॉडिफाई किया गया, उनको अलग अलग लेवल्स पर, और इस तरह से काफ़ी नेटवर्किंग और जो डिस्टेंस लर्निंग है उन सारी चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इम्प्रूव किया गया। तो इस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में कंट्री में काफ़ी सुधार हुआ, जिसकी वजह से जो है एजुकेशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में देखा गया है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या रोल रहा है। इट्स अ इम्पॉर्टेंट एंड प्ले अ की रोल टू द improve quality of population. Let's know how is it. The efficiency of workers largely depends on their health. हम जानते ही हैं कि लोग अच्छी तरह से काम कब करेंगे, जब वो हेल्दी होंगे, उनका हेल्थ स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा, इम्प्रूव्ड होगा। So to improve the health status of the people, it's the utmost priority of the country. तो देश की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लोगों की हेल्थ स्टेटस में सुधार करना, क्योंकि अनहेल्दी पर्सन क्या होते हैं, देश के लिए एक बर्डन की तरह हैं। और हेल्दी पर्सन क्या करेंगे, एक हेल्दी पर्सन जो होते हैं उनका हेल्दी माइंड होता है, जिससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर ही ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कि भारत की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि काफ़ी पुअर हेल्थ कंडीशंस देखी गई हैं, और वहीं जो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इन जगहों पर क्या है, काफ़ी अच्छी लिटरेसी रेट थी या वहाँ के लोगों का तो हेल्थ स्टेटस भी क्या है, काफ़ी इम्प्रूव्ड देखा गया है। और साथ ही साथ हम देखें तो 1951 से लगातार जो है वो क्या है, एक तरीके से इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है, शिशु मृत्यु दर में, साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है डिफरेंट एज ग्रुप में, तो इससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। इसके अलावा कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति में यह जो सुनिश्चित किया गया है, लक्ष्य रखा गया है, इट एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फैमिली वेलफेयर, nutritional services and healthcare, especially for the underprivileged and the deprived section of the population. तो जनसंख्या का वह भाग जो अंडर प्रिविलेज्ड है एंड डिप्राइव्ड है, यानी कि वंचित है अपने अधिकारों से या अवसरों से, उन लोगों के लिए परिवार कल्याण योजना चलाना, उनके कुपोषित होने से बचाने के लिए राशन देना मुफ्त, और हेल्थ केयर स्पेशल जो अलग फैसिलिटी दी गई हैं,
और उन लोगों को इस राष्ट्रीय नीति में यह सुनिश्चित किया गया ताकि लोगों के स्वास्थ्य स्तर पर सुधार करके देश की या गुणवत्ता या जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। आगे हम देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह से बैरियर है, या अनएम्प्लॉयमेंट को पहले जान लेते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द कंडीशन व्हेन पीपल who are willing to work at the prevailing wage rates cannot find jobs। ये वह स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार देश के अंदर जब क्या होता है, लोग तो तैयार हैं काम करने के लिए, उनके पास वो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वे इच्छुक हैं काम करने के लिए, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, और उस मेहनताना दर पर, उस मजदूरी दर पर जो कि प्रिवेलिंग है, प्रिवलेंट है। बट क्या है, दे आर अनेबल टू फाइंड जॉब्स, लेकिन उस पर भी उन्हें क्या नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति को बेरोजगारी की स्थिति कहेंगे, और ये काफी वर्स कंडीशन होती है। क्या करती है, इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। इससे जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका क्या होता है, वेस्टेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी नुकसान हो जाता है और नेशनल इनकम में भी भारी गिरावट आती है और देश की जो लायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, देश की लायबिलिटी होते हैं एक अर्थव्यवस्था के लिए, तो लायबिलिटी बढ़ती है। क्या हमें यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अनएम्प्लॉयड लोग कौन कौन से होते हैं। तो अनएम्प्लॉयड पीपल में हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर द पीपल इन द एज ग्रुप और 15 to 59 ईयर्स के लोगों को, और जो बच्चे हैं बिलो द 15 ईयर्स ऑफ एज, और ओल्ड सिटीजन हैं, पीपल हैं अबव 60, दे आर नॉट कंसिडर एज अनएम्प्लॉयड, हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। और यहाँ हम देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में देखें तो रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंट फॉर्म्स में देखने गया है, उनका नेचुरल जो फॉर्म है वो काफ़ी डिफरेंट है। रूरल एरियाज में देखें तो यहाँ पर रूरल एरियाज में है सीजनल एंड डिस्किस्ड, यानी कि मौसमी बेरोजगारी देखी गई है रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में, एंड डिस्किस्ड देखी गई है, डिस्किस्ड यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। वही अर्बन एरियाज में एजुकेटेड यानी कि शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिली है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ग्रामीण बेरोजगारी है, उसके हमने देखा अभी 2 फॉर्म्स देखे गए हैं। वन इज सीजनल, मौसमी बेरोजगारी, क्या है जान लेंगे। तो पहले में मौसमी बेरोजगारी है, इट occurs when people fail to get work during some months of the year। यहाँ पे क्या होता है मौसमी बेरोजगारी में कि जो लोग हैं, ग्रामीण व्यक्ति हैं जो या जनसंख्या है, वह क्या होती है, कुछ निश्चित समय के लिए या कुछ महीनों के लिए, पर्टिकुलर मंथ्स के लिए, फ्यू मंथ्स के लिए क्या रह जाती है, उसको उनके पास काम नहीं होता करने के लिए, ठीक है, और ऑफ सीजन चलता है। तो कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं या इस तरह की बेरोजगारी का उनको सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, वो होते हैं फार्म लेबरर्स। ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को ये फेस करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। फार्मर्स क्या होते हैं, ऑफ सीजन में उनके पास कुछ भी काम नहीं होता करने के लिए, तो वो वहाँ पर बेरोजगार होते हैं। ऐसे ही ग्रामीण इलाकों में एक और बेरोजगारी देखने को मिली है, वह है डिस्किस्ड, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसके अंदर क्या होता है, इट occurs when the number of workers in a job is more than actually required to do the job। इसे आप पिक्चर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब एक काम को करने के लिए जितने व्यक्ति की ज़रूरत है उससे ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हों और काम कर रहे हों, तो इस तरह से क्या होता है, ये भी एक बेरोजगारी का एक स्वरूप है। और ऐसे लोग जो कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड वर्कर हैं उस पर्टिकुलर वर्क में या टास्क में, वो क्या होते हैं, डिस्किस्ड अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, ठीक है, प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। ऐसे ही अर्बन एरियाज में देखें तो अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी प्रेवलेंट है, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी एक काफ़ी बड़ी समस्या है देश के लिए। इट occurs when an educated person is willing to work but unable to find work। तो ये भी बेरोजगारी क्या है, यहाँ पर देखेंगे शिक्षित लोगों से जुड़ी हुई है। शिक्षित लोग, इवन जो मैट्रिकुलस हैं वो तो है ही हैं, बट अब देखा गया है कि ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन भी क्या है, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और इतनी सारी डिग्री और एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनके पास करने के लिए एक अच्छी सुटेबल जॉब उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ये इस तरह की जो बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। और ये शिक्षित बेरोजगारी हो
या फिर डिस्कस्ड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर आपका कह लीजिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये तीनों ही फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इम्प्रूव दैट। तो इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तीनों ही सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है टर्शरी सेक्टर है, वहाँ देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा है किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो यहाँ पर जो है कुछ मेजर्स लेने होंगे देश की सरकार को, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सके और काफ़ी स्तर पर इसे कम किया जा सके। सो नाउ लेट्स finish the topic, and thanks for watching the video. Like and comment also, and to subscribe the channel for more such videos. So thank you so much once again.